चलिए, जो नेक्स्ट चैप्टर हम समझने वाले हैं वो है नेचर ऑफ सप्लाई। आ जाइए नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर में। यस सर, डन। नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर, जो नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर है, एवरीवन ओवर हियर हमने सीखना स्टार्ट किया गुड्स एंड सर्विसेज है। गुड्स एंड सर्विस को हम सप्लाई करेंगे। अगर सप्लाई किया तो सर या तो सप्लाई इंटरस्टेट हो सकता है या सप्लाई इंट्रास्टेट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो सर आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेवी हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, सर इंटरस्टेट को डिफाइन किया गया है इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, इंट्रास्टेट को डिफाइन किया गया है इन सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। क्विकली आ जाइए नेचर ऑफ सप्लाई चैप्टर में। बिफोर हम जाएं और समझे नेचर ऑफ सप्लाई, पहले हमको समझना पड़ेगा इंडिया क्या होता है। सर इंडिया क्या होता है? इंडिया का डेफिनेशन दिया गया है, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया का पूरा मैप मैंने यहां बनाया है, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया। बेसिकली जो सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको अगर इंक्लूड करोगे तो बोलोगे टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया। तो इंडिया का डेफिनेशन बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया है, समझ लीजिए मैं इंडिया हूं, ठीक है। इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का टेरिटरी से अगर आप 12 नॉटिकल माइल जाओगे, 12 nautical miles in the sea, 1 nautical mile is 1.853 kilometers। अगर आप 12 nautical miles in the sea जाओगे तो सर ये जो पानी में जो हिस्सा है इसको भी, मतलब बेस लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल माइल जाओगे उसको भी इंडिया की डेफिनेशन में मान लिया गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो इंडिया के बेस लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल माइल जाओगे उसको बोलते हैं हम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया को भी इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के नीचे जो यहाँ पे सी बेड है, ये जो सी बेड है अंडर द टेरिटोरियल वाटर के नीचे, इसको भी इंडिया के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सर 12 नॉटिकल माइल से अगर आप 188 नॉटिकल माइल और जाओगे, 188 नॉटिकल माइल मतलब बेस लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल जाओगे तो बेसिकली ये जो 188 नॉटिकल माइल्स का एरिया आता है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया का ही पार्ट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो नीचे का एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और उसको भी इंडिया ही माना गया है। ठीक है सर, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर जो होता है वो इंडिया होता है, उसके नीचे जो सीबेड एंड सबसॉइल होता है वो भी इंडिया होता है, उसके बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो भी इंडिया होता है, उसके नीचे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी इंडिया होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया है सर एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। बेसिकली जो टेरिटोरियल वाटर्स है इसके ऊपर जो एयर स्पेस रहेगा और टेरिटरी के ऊपर जो भी एयर स्पेस रहेगा उसको भी इंडिया माना गया है। याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर का एयर स्पेस का बात नहीं करें, एयर स्पेस ओवर द टेरिटोरियल वाटर्स एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल आल्सो बी डीम्ड एज इंडिया। सो इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स, अंडर द टेरिटोरियल वाटर, सीबेड एंड सबसॉइल, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एयर स्पेस अबव द टेरिटरी एंड द टेरिटोरियल वाटर, उसको भी इंडिया माना गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। अब सर सेक्शन, एक बात बताइए मेरे को सर, समझ लीजिए एक बंदे ने सप्लाई किया, एक बंदा है दिल्ली का और उसने सर अगर सप्लाई किया, समझ लीजिए टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, तो सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में अगर सप्लाई किया तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 9 बोलता है अगर कोई सप्लाई कर रहा है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में तो मान लीजिएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। ऐसा नहीं बोलेंगे वाटर में सप्लाई किया, अरे बाबा कहां सप्लाई किया, दिल्ली से कहां सप्लाई किया, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको मान लिया जाएगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। सर समझ लीजिए सप्लायर यहां लोकेटेड है और इसने यहां सप्लाई किया, तो सर अगर सप्लायर टेरिटोरियल वाटर्स में है और उसने सप्लाई किया है तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा नहीं, सप्लायर का लोकेशन क्या मानेंगे, हमेशा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट मानेंगे। सिंपल है, अगर किसी ने सप्लाई किया टेरिटोरियल वाटर में तो टेरिटोरियल वाटर का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। अगर सप्लायर टेरिटोरियल वाटर में है और उसने अगर सप्लाई किया है तो सप्लायर का लोकेशन माना जाएगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 9 में कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर टेरिटोरियल वाटर में है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में। समझ लीजिए टेरिटोरियल वाटर जो सप्लायर है वो नियरेस्ट टू गोवा है तो सप्लायर का लोकेशन गोवा मान लिया जाएगा। सर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर टेरिटोरियल वाटर में, मैं दिल्ली से सप्लाई कर रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में है तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में है। ये बोला गया सेक्शन नंबर 9 में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर अब समझ लीजिए अगर एक बंदा सप्लाई कर रहा है फ्रॉम दिल्ली
टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हमेशा याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी माना गया है, उसका नाम दिया गया है अदर टेरिटरी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अदर टेरिटरी माना गया है एंड इट इज ए यूनियन टेरिटरी। अब समझ लीजिए दिल्ली एक स्टेट है, दिल्ली से आपने ईजेड में सप्लाई किया, इट्स एन इंटरस्टेट सप्लाई और उस पे आईजीएसटी आएगा। यही बोला गया है कि सर अगर सप्लाई किया गया है इन द ईजेड और ईजेड से अगर समझ लीजिए कहीं और सप्लाई किया गया इंडिया में, इट इज ऑलवेज टू बी ईजेड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अदर टेरिटरी और उसको यूनियन टेरिटरी माना गया है। और अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो सप्लाई टू और फ्रो ईजेड इज ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई, उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर किसी बंदे ने ईजेड में ऑयल रिग और एक है, इस ऑयल रिग से इस ऑयल रिग में सप्लाई किया गया तो सर ईजेड इज ए कंप्लीट अदर यूनियन टेरिटरी। विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर सप्लाई हो रहा है तो वो इंट्रास्टेट हो गया है, उस पे सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात करता है इंटरस्टेट सप्लाई और सेक्शन नंबर 8 बात करता है इंट्रास्टेट सप्लाई। सर इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है? आपको याद है इंट्रास्टेट सप्लाई मींस अगर सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, सर ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 10, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 12 का मतलब हुआ सेक्शन नंबर 10 या 12 लगाते हुए अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया है, सेक्शन नंबर 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, अगर आपने लगाते हुए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया एंड देखा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट सेम यूटी में है, तो हमेशा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी आएगा, क्योंकि उसको हम इंट्रास्टेट मान लेंगे। अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस का मामला है और लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूटी में है, याद रखिएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट सेम यूटी में अगर है तो वो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी और सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी आएगा, क्योंकि उसको इंट्रास्टेट मानते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सर ये इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? पहले तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 10 और 12। अब एक बार आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर दिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट यूटी में है, वन स्टेट में है वन यूटी में है, तो हमेशा उसको हम इंटरस्टेट मानेंगे। इंटरस्टेट मानेंगे तो उस पे आएगा आईजीएसटी। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर आप इंडिया के बाहर से कर रहे हो टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर, मतलब इंडिया के बाहर से गुड्स आए और कस्टम पोर्ट पे आए, तो सर उसको हमेशा इंटरस्टेट माना जाएगा और उस पे आईजीएसटी आएगा। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर हो रहा है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हमेशा इंटरस्टेट होगा और उस पे आईजीएसटी आएगा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5, याद रखिएगा ये सेक्शन नंबर 7 हम बात कर रहे हैं आईजीएसटी एक्ट का। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 बोलता है अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस या बोथ हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, तो सर हमेशा उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। सर अगर आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो या कोई पर्सन है जो एसईजेड का डेवलपर है उसको आप सप्लाई कर रहे हो सप्लाइंग टू, या वो अगर किसी को सप्लाई कर रहे हैं एसईजेड सप्लाई एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करना या उनसे सप्लाई लेना, हमेशा सप्लाई ऑफ टू और बाय एन एसईजेड यूनिट और डेवलपर इज ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई और उस पे आईजीएसटी आएगा। डन सर। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो कवर्ड नहीं है इंट्रा में, यार सर समझ लीजिए वो कहीं और भी कवर्ड नहीं है, तो सर हमेशा याद रखिएगा जिसका कोई नहीं होगा उसका हमेशा इंटरस्टेट बोला जाएगा, उसको हमेशा इंटरस्टेट बोलते हुए आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। सेक्शन नंबर 75C में उसको शरण दिया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। देखिए यहां पे फॉलोइंग शैल नॉट बी इंट्रा, एसईजेड को अगर सप्लाई कर रहे हो या एसईजेड डेवलपर को, क्यों सर? क्योंकि इसको तो ऑलरेडी इंटरस्टेट बोल दिया गया है। सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स हमेशा याद रखिएगा इसको भी ऑलरेडी इंटरस्टेट बोल दिया गया है, तो ये इंट्रा हो ही नहीं सकता। सर अगर आप टूरिस्ट को सप्लाई कर रहे हो तो कभी भी इंट्रा नहीं होगा। मेरे को एक बात बताइए, अगर कभी भी कोई चीज इंट्रा नहीं होता है तो सर वो क्या होता है? अरे सर अगर इंट्रा नहीं होगा तो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई होगा। सेक्शन नंबर 75 में ये बोला गया है। ठीक है सर। उसके बाद बोला गया है अगर एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो या एसईजेड से कोई सर्विसेज ले रहे हो, हमेशा याद रखिएगा एसईजेड का सप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, इट इज ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई, इट कैन नेवर बी इंट्रास्टेट सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 मैंने आपको पढ़ा दिया, सेक्शन नंबर 8 भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, ये बोलता है अगर आप एक एस्टेब्लिशमेंट आपका एक इंडिया में है, ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, और समझ लीजिए एक एस्टेब्लिशमेंट आपने इंडिया के बाहर रखा है, समझ लीजिए स्टेट बैंक का इंडियन ब्रांच भी है, स्टेट बैंक का दुबई ब्रांच भी है, दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, बोथ विल बी ऑलवेज
डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है सर। अगर एक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में है, अनदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट है, एक दिल्ली में आपका शॉप है, एक समझ लीजिए यूपी में आपका शॉप है, दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो हमेशा याद रखिएगा दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अगर आपका विद इन द स्टेट दो शॉप्स है और दोनों का सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो भी दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सर कब माना जाएगा कि मेरा दूसरा टेरिटरी में एक एस्टेब्लिशमेंट है? जब ए पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस थ्रू ए ब्रांच, जब आपका ब्रांच ऑफिस वहां है, या सर आपका एजेंसी ऑफिस वहां है, या आपका कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस अगर कोई दूसरे टेरिटरी में है, तो मान लिया जाएगा कि आपका एक एस्टेब्लिशमेंट उस टेरिटरी में है। अब इस टेरिटरी का एस्टेब्लिशमेंट और उस टेरिटरी के एस्टेब्लिशमेंट को दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 बोलता है सर आपकी ट्रांजैक्शन को जीरो रेटेड सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब आपकी ट्रांजैक्शन को हम मान लेंगे कि उस पे कोई टैक्स का बर्डन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन फॉल होता है अंडर सेक्शन नंबर 16, तो बाइंग टू सेलिंग पे कोई भी टैक्स का बर्डन नहीं आएगा, उसको हम पूरा जीरो रेटेड का बेनिफिट देंगे। मतलब कोई भी टैक्स का बर्डन नहीं रहेगा, पूरा टैक्स का बर्डन हम नलिफाई कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 16 जीरो रेटेड सप्लाई में। सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर आप कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है, अगर इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके एग्जाम पर्पस के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। एवरीवन विथ मी, आपको करना है सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर आपको फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी मिल रहा है, ये आईएनआर मिल रहा है इन केस ऑफ नेपाल एंड भूटान, एंड यू बोथ आर नॉट मियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, आप मियर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, आप एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हो, तो आपकी ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा। याद रखना बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर लेके जाना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर आपको फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी आ रहा है या नेपाल भूटान के केस में आईएनआर आ रहा है और आप बोथ मेयर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, तो आपको मान लिया जाए आपकी जो सर्विस है उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस का केस में हमेशा बोला गया है, चाहे एक्सपोर्ट गुड्स का हो, चाहे सर्विस का हो, या चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का हो, उसको हमेशा हम जीरो रेट का बेनिफिट देंगे। सर जीरो रेट का बेनिफिट कैसे देते हैं? अरे बेटा एक्सपोर्ट करोगे ना तो बोलेंगे एलयूटी दे दो और आईटीसी का रिफंड ले लो, तो सेल पे कोई जीएसटी नहीं लगा और सर आईटीसी का रिफंड मिल गया। या बोलते हैं कि आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आईजीएसटी पे कर दो, एलयूटी बॉन्ड वगैरह मत दो, आईजीएसटी पे कर दो, आईटीसी को यूज कर लो आईजीएसटी पे करने के लिए और थोड़ा बहुत कैश में दे दो, रिमेनिंग बाद में जो भी आईजीएसटी टोटल अमाउंट पे किया उसका रिफंड ले लो। इस तरीके से गवर्नमेंट जीरो रेट का बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप सप्लाई कर रहे हो टू एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, या आप सप्लाई कर रहे हो टू सप्लाई बाय एन एसईजेड यूनिट इज नेवर जीरो रेटेड। ध्यान रखिएगा, सप्लाइंग टू एन एसईजेड यूनिट इज जीरो रेटेड, तो सर आपको जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है, समझ लीजिए एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर समझ लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने क्या खरीदा? प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक पे मैंने जीएसटी दिया, ठीक है। अब मैंने अगर प्लास्टिक से प्लास्टिक बैंगल्स बनाए, बैंगल्स, और प्लास्टिक बैंगल्स पे पता है आपको कोई जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, ये तो एग्जाम सप्लाई है। अगर एग्जाम सप्लाई है तो ये प्लास्टिक का मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम सप्लाई है, मेरे को आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं सेम चीज, समझ लीजिए मैंने प्लास्टिक खरीदा और प्लास्टिक से बनाए प्लास्टिक बैंगल, चूड़ियां बनाई और प्लास्टिक बैंगल को एक्सपोर्ट कर दिया, याद रखिएगा इंडिया में चाहे ये एग्जाम सप्लाई है, लेकिन जैसे ही आपने एक्सपोर्ट कर दिया ये बन जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई, और गवर्नमेंट बोलता है इसका जो आईटीसी है उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। क्योंकि अगर एग्जाम सप्लाई है चाहे टैक्सेबल सप्लाई है, डजंट मैटर, अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो जीरो रेट के बेनिफिट में आ गया, जो भी आईटीसी वगैरह है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट बोल रहा है सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 75, मतलब अगर ब्लॉक क्रेडिट है तो भूल जाओ बेटा, लेकिन ITC अवेलेबल फॉर मेकिंग जीरो रेट सप्लाई इवन इफ सप्लाई इज एग्जाम सप्लाई। अगर इंडिया में बैंगल्स एग्जाम सप्लाई है, लेकिन अगर आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया तो वो भी बन गया जीरो रेटेड सप्लाई और आपको ITC का रिफंड मिल जाएगा यहां पे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो जीरो रेटेड सप्लाई करने के दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं सर जीरो रेटेड सप्लाई करने के? नंबर 1,
आप एक्सपोर्ट कीजिए, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एलयूटी या बॉन्ड दे दीजिए, आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, जो आईटीसी है वो गवर्नमेंट रिफंड कर देगा, मतलब पूरा टैक्स का चेन, पूरा चेन में आउटवर्ड टू इनवर्ड में कोई टैक्स का बर्डन नहीं रहा। डन सर। आईटीसी रिफंड एक मेथड होता है। आईटीसी रिफंड सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 54(3) में रेड विथ 89(4) इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। करेक्ट एवरीवन? यस सर, रूल नंबर 89 में उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। यस सर, हमें याद है, रिफंड चैप्टर में और बात करेंगे। उसके बाद आता है सर, अगर आप चाहो तो सर आप एक काम कीजिए, आप एलयूटी या बॉन्ड मत दीजिए, जो भी आईटीसी है सर, एलयूटी या बॉन्ड मत दीजिए, जो भी आईटीसी है उसको आप यूज कर लीजिए आईजीएसटी पेमेंट के लिए, आईजीएसटी पे कीजिए एक्सपोर्ट पे, आईजीएसटी पेमेंट के लिए आईटीसी यूज कर लीजिए, रिमेनिंग अमाउंट कैश में दे दीजिए। और सर जो भी आईजीएसटी पे किया था वो पूरा आईजीएसटी का रिफंड क्लेम कर लीजिए। बेसिकली क्या करोगे, आईजीएसटी आईटीसी से पे करोगे, कैश में पे कर दोगे रिमेनिंग अमाउंट, और पूरा आईजीएसटी जो पे किया है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये सेकेंड मेथड होता है जीरो रेटिंग का। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे एक छोटा सर्कुलर है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप दिल्ली में हो और दिल्ली में एक एसईजेड है, ये एसईजेड में एक यूनिट है यहाँ पे, एंड एसईजेड यूनिट में ये लोग क्या किए, ये एक होटल वाले के पास आए, ये होटल का सप्लायर है, ठीक है, इसको बोला सर हमें एक बैंक्वेट हॉल चाहिए। इसने क्या किया, इन्हें एक बैंक्वेट हॉल दे दिया, रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब ये जो रेंटिंग है, अब यहां अगर आप देखोगे लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली, और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप सेक्शन नंबर 12 पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन नंबर 12 में बोला गया प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दिल्ली में है। तो इस बंदे को अगर आप देखो जाए तो सेक्शन नंबर 12 लगाते हुए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करना चाहिए, इसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 7, अगर आप सेक्शन नंबर 7 पढ़ते हो तो सेक्शन नंबर 7 में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 7(5) में स्पेसिफिकली बोला गया है, अगर आप एसईजेड यूनिट को कोई भी गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, उसको हमेशा इंटर स्टेट माना जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जब ये बैंक्वेटिंग का सर्विसेज, हॉल वगैरह या बैंक्वेटिंग सर्विसेज आप दे रहे हो, तो उस केस में अकोमोडेशन सर्विस जब आप दे रहे हो तो आप जनरल प्रोविजन लगाते हुए इसको इंट्रा स्टेट मानते हुए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करोगे, या सर आप इसको इंटर स्टेट मानोगे। तो इन्होंने बोला कि ये तो जनरल प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन जो एसईजेड के लिए है वो बोलता है सेक्शन नंबर 7(5), और सेक्शन नंबर 7(5) ने इसको इंटर स्टेट माना है, हेंस इसको इंटर स्टेट मानते हुए इस पे आईजीएसटी चार्ज करना होगा। और अगर सप्लायर चाहे तो जीरो रेटेड का बेनिफिट भी ले सकता है, एलयूटी बॉन्ड देते हुए सप्लाई कर सकता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है, यही यहां बोला गया है। शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, बैंक्वेटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज सप्लाई टू एसईजेड, सर अगर आप सेक्शन नंबर 12(3)(c) पढ़ोगे ऑफ द आईजीएसटी एक्ट तो उसको इंट्रा स्टेट माना होगा, लेकिन सेक्शन नंबर 7(5)(b) तो उसको इंटर स्टेट बोलता है। तो बेटा 7(5)(b) is a specific provision which will prevail over the general provision and IGST लगेगा, एंड सर वो आईजीएसटी का रिफंड भी क्लेम कर सकते हो क्योंकि वो जीरो रेटेड सप्लाई है, सप्लाई टू एन एसईजेड यूनिट इज जीरो रेटेड, और अगर आप चाहो तो आप बॉन्ड देते हुए आईटीसी का रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां बेटा हमारा नेचर ऑफ सप्लाई का चैप्टर खत्म होता है। ऑल्दो आई कैन से ये सी ग्रेडेड चैप्टर है, लेकिन यहां डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां जीरो रेटेड सप्लाई जो मैंने आपको समझाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सर्कुलर ठीक है, आई डोंट थिंक सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां हमारा नेचर ऑफ सप्लाई का चैप्टर खत्म होता है।